हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों की। और हमारे साथ होते हैं हमारे क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के मित्र श्री नयन पारिक जी। नयन पारिक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। मैं आशा करता हूँ आपका विदेश दौरा अच्छा गया होगा और कहीं ना कहीं कोविड के बाद कुछ दिन आपको एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ गुजारने से थोड़ा लगता है एक रिफ्रेशिंग। अब क्या कहते हैं ना कि सब कुछ हो गया होगा। और ऐसा लगता है कि आपकी जो क्या भाव भंगिमा और शक्ल देख के, फेस देख के लग रहा है कि नयन पारिक एकदम फ्रेश होके आए हैं, बिल्कुल एंजॉय करके आए हैं पिछले कुछ दिनों में विदेश दौरे से। तो बिल्कुल थैंक यू सो चलिए। मच। 2 साल में बाहर जा नहीं पाए थे और ये जाना भी हो गया थोड़ा सा बाहर। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं और एक नई इकोनॉमी को देखने का और ऑब्जर्व करने का भी मौका मिलता है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनमें और हमारे में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या हम उनसे सीख सकते हैं। तो जो ओपन माइंड मैं और आप जो स्टूडेंट की तरह जाते हैं वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, अपना बताते हैं। तो इन अ वे ये बहुत ही रिच एक्सपीरियंस हो जाता है। तो और आपके साथ तो फिर भी मेरा एक कांटेक्ट बना रहा था रोजी रोटी के जरिए और सब खबरें और लगातार आपके साथ डायलॉग हो रहे थे। तो एक तो यहाँ का कांटेक्ट भी था और वहाँ का एक रिफ्रेशिंग चेंज भी था। तो दोनों मिलके बहुत ही 3 हफ्ते का अच्छा एक दौर गुजर गया और अभी वापस है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपसे और अपना जो संपर्क पहले की तरह बना रहेगा। बिल्कुल रिफ्रेशिंग, तरोताजा एकदम से। लेकिन आपने पोस्ट कोविड सिचुएशन में जाके, इसे अगर मैं पोस्ट कोविड कहूँ तो अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि कोविड से शायद हम बाहर निकलने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। तो जो ग्राउंड सिचुएशन है भारत में और वहाँ जहाँ आप गए थे यूरोप में, तो उस पे कुछ फर्क लगा कि वहाँ के जीवन में कुछ फर्क आया है, थोड़ा बदलाव आया है उससे? मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ फ्रांस में एक ये है कि नियम का पालन बहुत ही स्ट्रिक्टली होता है। तो हमारे यहाँ कोई नियम बन के जो जैसे मास्क का नियम हो तो उसको थोड़ा सा हम लोग कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। वो यहाँ ये था कि आप जैसे ही स्ट्रीट्स में हो, बाहर हो, तो आपको मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो हम कुछ एक क्रूज में जाते थे तो वो बोलते भी थे आप अपना मास्क हटा दो और जस्ट एंजॉय एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर्स। पर जैसे आप कोई बिल्टअप एरिया में आ गए, कोई एनक्लोज एरिया में आ गए, तो इमीडिएटली आप यदि मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको हमेशा वो निगाहें देखेगी और उसके बाद आप नहीं समझे तो उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई आप अब ये एरिया में हैं, लोगों के साथ है, तो अपना मास्क पहन के रखिए, अपना जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। विदेश में वैसे भी डिस्टेंस का एक रिवाज है कि आप लाइन में भी खड़े हो तो एक दूसरे को हमारे यहाँ छू के और जो एकदम एक दूसरे को धक्के दे के भी देने की जो आगे चलने की बात है, उसकी जगह एक सेफ और रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस जो है वो पहले भी मेंटेन करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो ये थोड़े से मेरे ख्याल से इकोनॉमी में, हमारी समझ में, एक सोशल जो हमारे रिवाज है उसमें जो अंतर है वो ये कोरोना के समय के बाद ऑब्जर्व करने का और वहाँ मौका मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शक मित्रों, आज जिस 2 विषयों के ऊपर मेन चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें एक विषय बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश ने एक बड़ा बोल्ड और करेजियस डिसीजन लिया है आरसीईपी ज्वाइन करने का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जिसे क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड ब्लॉक इस टाइम ऑपरेशन में आया है। और दूसरा इशू जो ये है, भारत सरकार ने कुछ महीने पहले चुपके से पेट्रोल डीजल को रिटेल करने के लिए कुछ लाइसेंस दिए हैं। और वहां पर सुनने में आया है कि जो लाइसेंस देने की जो कंडीशनैलिटीज है उनमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जहां पहले 2-2.5 हजार करोड़ मिनिमम मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी किसी कंपनी की इस एरिया में, यानी कि पेट्रोल डीजल के रिटेल में, अब सुना है वो रिड्यूस करके सिर्फ 250 करोड़ कर दी गई है। ये 2 मुद्दे हैं। समय बचा तो कुछ एक आधा और टेल पीस लेने की कोशिश करेंगे। पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। आरसीईपी में ज्वाइन करने का फैसला, सर, ये तो जहां हिंदुस्तान लास्ट मोमेंट में बाहर आ गया, बांग्लादेश इज अबाउट टू एंटर देयर सर। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है सर? एक तो ये है कि बांग्लादेश को जो अभी उनके मेन जो 2 मार्केट है वो चाइना और जापान, और ये दोनों मार्केट उनके जो कंसेशनल टैरिफ वगैरह है और उनका रेडीमेड गारमेंट जो कि पूरे विश्व में
एक तहलका जिसने मचा दिया है और जो बांग्लादेश को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी बना रहा है, वो दोनों मार्केट के जो कंसेशनल ड्यूटी के इनके एडवांटेज है वो 2026 में खत्म होने के कगार पे है। जी 2026 में वो डेवलपिंग नेशन बन जाएगा और तब उसका जो स्पेशल एडवांटेज है ये मेन देशों में दो, चाइना और जापान का, वो चला जाएगा। और इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ये आरसीईपी का जो ब्लॉक है वो अगले साल से कार्यान्वित हो जाएगा जी और 2022 से शुरू हो जाएगा। जी इंडिया की बात करो तो 19 में जो बैंकॉक में मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया इसका बहुत समर्थक था और सिग्नेटरी जो 16 देशों की बात हो रही थी उसमें इंडिया बिल्कुल ही आगे था। उसके बाद 20 में समहाउ हम लोग उसमें से पीछे हट गए और हमने कहा कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। 21 आया और बांग्लादेश ने ये अभी निर्णय लिया है कि वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि ये नहीं किया तो वियतनाम जो है वो तो 26 के बाद भी उसका अपना स्टेटस जारी रखेगा और चाइना और जापान का मेजर मार्केट जो है बांग्लादेश का वो चला जाएगा वियतनाम के हाथ पे। तो इन्होंने ये अपना एक बड़ा बोल्ड, डायनेमिक और प्रूडेंट स्टेप लिया है। और ये ब्लॉक जो है उसके बारे में जैसे आपने बता ही दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनने वाला है जी और करीब 220 करोड़ लोग की जो देश है, तो 220 करोड़ लोग कोई ना कोई तरीके से इसमें जुड़ेंगे और एक जो है वो इस ब्लॉक को ऐसी सुविधा देंगे कि एक देश से आपको दूसरे देश एक्सपोर्ट कुछ भी करना है तो जी आप आसानी से कर पाएंगे। तो जी उसमें 10 तो हमारे आसियान देश है जो कि एशियन ब्लॉक्स वाले हैं और बाकी के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान मिलके ये 16 देश का एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक है। और मैं समझ रहा हूं कि इंडिया को इससे एक ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे ट्रेड ब्लॉक में कैसे इवेल्युएट करके, देखिए ऐसा होगा कि इसमें प्लस और माइनस दोनों देखने पड़ेंगे। जो ट्रेड ब्लॉक के पार्टनर है वो सब भी यहाँ हमारे यहाँ कंसेशनल रेट पे चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हम उनको भी कर पाएंगे। तो हमारा नुकसान क्या है, नफा क्या है, वो जरूर देखना चाहिए। पर मैं समझ रहा हूं कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी यदि हम ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स को ज्वाइन करते हैं। और हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे जो भी बड़े ट्रेड ब्लॉक्स है उससे साइन करें और या बाकी के नेशंस में इंडिविजुअली अपने आप को साइन करें। पर जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे होंगे इतने ही हमारे एक्सपोर्टर को फायदा होगा। मैं फ्रांस था तब वो टेक्सटाइल यूनिट थे जिनको मैं मिला, वो कह रहे थे कि वो इंडिया से यदि इंपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश से करते हैं तो 10% उनको सीधा फायदा है क्योंकि ड्यूटी का फायदा है। तो 10% मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, 10% बॉटम लाइन स्ट्रेट जो इंडिया से खरीदते हैं बांग्लादेश से खरीदते हैं सीधे 10% का फायदा। तो इसीलिए यदि इंडियन लोग भी है और फ्रांस में इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया में उनके संबंध है, जाने पहचाने लोग हैं, फिर भी वो बांग्लादेश से खरीदते हैं क्योंकि बांग्लादेश में उनको फायदा है। मैं समझ रहा हूं कि ये ट्रेड ब्लॉक जो बांग्लादेश साइन करने जा रहा है उससे उनको फायदा होगा, उससे उनको एक एडवांटेज होगा कि ये जो सबसे दुनिया का बड़ा ब्लॉक है उसमें उनका जो एक रुतबा है टेक्सटाइल में एक बड़े एक्सपोर्टर का वो बरकरार रहेगा। और ये आगे के 4 साल का सोच रहे हैं, 22 में ये कार्यान्वित होगा, 26 में उनका स्टेटस जाएगा, तो 26 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। जी मैं समझता हूं कि ये जो है वो इसके अंडर करंट्स डिप्लोमेटिक तो खैर आप जानते ही हैं कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसमें चाइना ये जो ट्रेड ब्लॉक को प्रमोट कर रहा है और इसीलिए चाइना के हमारे थोड़े से संबंध के कारण हम लोग उससे कभी दूर रहने की सोच रहे हैं, कभी उसमें ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। पर उसको एक बिजनेस के तौर पे देख के, होलिस्टिक व्यू लेके मेरे ख्याल से हम भी इसको एक बार अभी भी इवेल्युएट करें। 22 में ये कार्यान्वित होने वाला है, अभी भी कोई वक्त नहीं चला गया है, हम लोग इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और बांग्लादेश ने ये जो कदम उठाया है मेरे ख्याल से उनको कंबोडिया से कॉम्पीट करने में और अपना जो एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल में जो उनका एक दबदबा है वो बना रहे, उसके लिए इसका जरूर उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि अभी कल परसों एक बहुत ताज़ी न्यूज़ थी, इसी से कनेक्टेड न्यूज़ थी कि दुनिया में एक और बड़ा ट्रेड ब्लॉक है सीपीटीपीपी, जी जो कि आपका ट्रांस पैसिफिक का जो बिल्कुल। ट्रेड ब्लॉक है, यूएस फ्लोटेड है। हाँ, अमेरिकन लेड। जी, अमेरिकन लेड है और वो हाँ भी हाँ काफ़ी बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। हाँ सुनने में आया है, पेपर में भी आया है, कल ही के पेपर में था
चाइना हैज अप्लाइड टू जॉइन द CPTPP। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बड़ा एक ऐसा अजीब सा मुद्दा हो गया कि यूएस ने ये ब्लॉक चाइना को ही आइसोलेट करने के लिए बनाया था, अब चाइना ही उसके अंदर शामिल होना चाहता है। तो ऐसा एक आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, एक कमेंट कि क्या वास्तव में यूएस उसको एंट्री देगा क्या? अब ऐसा है कि इसमें जो प्रावधान ये रहते हैं कि जितने देश होते हैं उसमें से 60% यदि हाँ कहे तो आपकी एंट्री मिलती है। तो जैसे ये जो बड़ा ट्रेड ब्लॉक है उसमें 3/5 यदि जो मेंबर कंट्रीज है वो अग्री करते हैं तो आपको एंट्री मिलती है। वो यूएस डोमिनेटेड है, मेरे ख्याल से यूएस नहीं चाहेगा कि वो उसमें चाइना को एंट्री मिले, और कोई ना कोई तरीके से, बिकॉज इट इज अ यूएस लेड ट्रेड ब्लॉक, मैं समझ रहा हूं कि चाइना को शायद मुश्किल हो सकती है। पर चाइना का ये मूव मैं बहुत अच्छा देखता हूं कि आप भले मुझे मना करिए, मैं तो एक व्यापारी हूं और आपके और मेरे जो बाकी के संबंध है वो अलग रखे, पर ये ब्लॉक में आने से चाइना के ट्रेड को एडवांटेज है। और चाइना तो पूरे दुनिया में अपना दबदबा बना के बैठा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी ट्रेड ब्लॉक से उनकी एडवांटेज और उनकी जो मार्केट है वो कम हो। तो मेरे ख्याल से चाइना के हाथ में ये, मैं समझ रहा हूँ, एक अच्छा उन्होंने मूव किया है। और अब यूएस क्या करता है वो देखने वाली बात है, और यूएस यदि मना करता है तो बराबर है, पर मैं तो आना चाहता हूँ, वो उन्होंने बता दिया। मैं समझ रहा हूँ कि ये ट्रेड एफिशिएंट बात करी है उन्होंने कि बाकी की चीज बराबर, धंधे की बात आती है तो मैं आपके साथ बैठ के बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप बना करके उठ जाइए वो अलग बात है। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर कि सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होती है, उनका कहना है कि जैसे जैसे जिस तेज गति से दुनिया में सोलर और विंड पावर और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बढ़ती जा रही है, 2026 के अंदर भी जो पेट्रोलियम पदार्थों की, क्रूड की जो मांग होगी वो 2019 की डिमांड से कम होगी। इसलिए उनके रेट्स भी इंक्रीज नहीं होंगे, जो अभी चल रहे हैं उसी के आसपास 19-20 होके घूमते रहेंगे। एनी चांस टू बिकम और रीच $100 पर बैरल इज नाउ कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी। प्लस एक रिपोर्ट और जो अंदर की है वो कहती है कि द ओपेक ब्लॉक इज क्रैकिंग अप एंड मोर बाइलेटरल क्या कहते हैं, डील्स आर टेकिंग शेप राइट नाउ इन पेट्रोलियम सेक्टर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। और वो भारत ने भी करके देखी है पीछे, यूएसए के साथ या सऊदी के अलग होने के बाद कई देशों के साथ किया है। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि चाइना एंड इंडिया, द टू मेजर कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड, हैज started exerting pressure to get the deal done in their favor through a bilateralism rather than a multilateralism or being led by the OPEC itself. लेकिन इन ये तो सही हो गया कि अब बहुत ज्यादा तो दाम नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत तो फ्लक्चुएशन रहते हैं वो रहेंगे, लेकिन एनर्जी कंजप्शन 2026 में 2019 से कम होगा, यानी कि अल्टरनेट सोर्सेस आ रहे हैं। और भारत में भी जिस ढंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं इस समय, तो हो सकता है इनकी डिमांड धीरे धीरे सबड्यूड ही रहे। खबर यह है कि सरकार ने 6 लाइसेंस दे दिए हैं चुपके से कुछ महीने पहले पेट्रोलियम पदार्थों के रिटेल के लिए भारत में, और जिसके लिए उन्होंने जो एक मिनिमम कंडीशनैलिटी होती थी कुछ 2-2.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप की, वो अब घटा के 250 करोड़ कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति आकर भारत में अब पेट्रोलियम पदार्थों को रिटेल कर सकता है और जहां से मर्जी खरीद सकता है, कोई बंदिश नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, क्रूड भी खरीद सकता है, जिससे चाहे खरीदे, यहां से खरीदे या विदेश से खरीदे। लेकिन ये कुछ ऐसा मसला है नयन भाई कि ऐसा लगता है कि पुरानी एक स्टोरी रिपीट होने जा रही है। और मार्केट में कम से कम अभी जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं उनको अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा। भले ही ये लोग 25 पैसे 50 पैसे कम करें, लेकिन प्रेशर तो डालने में कामयाब हो जाएंगे कंपटीशन में। क्या ख्याल है आपका? देखिए, रिटेल में अभी 8 कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसके अलावा RIL है, रिलायंस शेल
और नियारा करके, ये 3 जो है वो प्राइवेट है और बाकी की जो है वो सरकारी कंपनीज है। ये करके सरकारी कंपनीज जो है वो 90% सब प्रोडक्ट बेचती है और ये बाकी की जो प्राइवेट है वो करीब 10% बेचती है। अब वो 8 कंपनियों के अलावा और 6 कंपनियों को लाइसेंस मिल गया और जैसे आपने कहा कि वो जो है वो उसकी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो हम बोलते हैं वो अब घटा के 250 करोड़ की नेटवर्थ पे आ गया है। उनको यही है कि कुछ एक सालों में 100 मिनिमम रिटेल आउटलेट करने हैं और उसमें से कुछ एक आउटलेट जो है वो रिमोट और रूरल एरिया में करने हैं। दीज आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये करने से मैं समझ रहा हूँ कि और भी कंपटीशन बढ़ेगी। पर देखिए ऐसा है कि यदि 100 रुपए का हम लोग पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो ये समझिए कि इसमें रिटेल का जो मार्जिन होता है वो करीब 3-3.5 रुपया यदि डीजल में पेट्रोल में डीजल में मिला के मेरे ख्याल से 2.75 टू 3.5 रुपीज के करीब का मार्जिन जो है वो रिटेलर के लिए रखते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ 100 रुपये में से 3% और उसमें से कहीं वो 10% ऐसा कहीं छूट दे या कुछ करे तो आपने जैसे कहा वो 30-50 पैसे का फर्क आ सकता है। तो वैसे आधे % से ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो 100 रुपये में 50-60 रुपये का जितना कंपोनेंट सरकारी एक्साइज का VAT वगैरह का है और इसीलिए रिटेल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर मुझे याद है कि जब अमेरिका जाते हैं तो हमारे जो मित्र होते हैं वो देखते हैं कि भाई क्या भाव है और यदि अच्छा भाव नहीं है तो वो बाहर जाके थोड़ा और जाके 1-5 माइल दूर जाके अपना सस्ता पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि वहां ये प्राइवेट है, वहां अलग अलग दाम चलते हैं। अब ये होगा कि हर कंपनी को 15 दिन के लिए अपने दाम फिक्स करने पड़ेंगे। अभी तो हर रोज दाम बदलते हैं, इसके बाद 15 दिन में ये दाम बदलेंगे और 15 दिन के लिए जो फिक्स करेंगे आप वो प्राइस पे आपको compete करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि भाई मुझे ये पेट्रोल पंप पे इतना दाम मिलता है और वो पेट्रोल पंप पे आगे इतना दाम मिलता है तो हम लोग वहां कर लेंगे। पर उसका एक्चुअल बेनिफिट कस्टमर को जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि 0.5% से ज्यादा, आधे % से ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से देख लेना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा जो कंपटीशन होगी उसका कितना एडवांटेज कहाँ मिलेगा और बाकी के कितने लोग ये जो है वो करके फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि क्या है शुरू में आप आते तो है पर आपको वहां अखाड़े में बाकी के लोगों के साथ लड़के अपना जो कदम है वो जमाना और अपने पैर को मजबूत करना वो हमेशा ही चैलेंज रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ये मूव है, इसको देखना पड़ेगा पर उसका इम्पैक्ट में जो है वो कहीं आधे % से ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड जो है वो वाली भी कंपनी बोलती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो तो आपको 0.25 या आधा % कहीं ना कहीं छूट मिलती है। तो इसके बराबर है ये और इसको इस पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ। पर एक डिसरप्शन तो है, कम से बिल्कुल अभी अभी तक वो कोई डिसरप्शन नहीं था इस फील्ड में। एक मोनोपोली थी, बिल्कुल मोनोपोली भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा इट वाज अ कार्टलाइजेशन। जी जो प्राइसेस में कार्टलाइजेशन है और मैक्सिमम जो डिफरेंस अगर एचपी, बीपी और इंडियन ऑयल की प्राइस में देखने को मिला तो वो 1 पैसे का मिला है, इससे ऊपर वो नहीं आता है। तो इट्स बेसिकली ए कार्टल, सेम प्राइस पे आता है, तो कोई चॉइस नहीं है। पर कभी कभी जब चॉइस आनी शुरू होती है मार्केट के अंदर तो दूसरे के ऊपर प्रेशर तो पड़ता है कम से कम। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि मैं घर में बैठा हूं और मेरे पास अपना सुबह सुबह एक पर्चा आ जाता है या एक एसएमएस आ जाता है कि मैं आपको 10 लीटर पेट्रोल जो है, आज की मार्केट प्राइस जो है, सपोज करो कि फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है, मैं आपको 950 रुपए के अंदर आके आपका 10 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल के जाऊंगा आपके सामने। और सबसे बड़ी बात इसमें और है, एक और इशू है सर इसके अंदर, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि इंडिया में पेट्रोल जो गाड़ियों में डाला जाता है उसके अंदर बेईमानी बहुत ज्यादा है। और वो बेईमानी कई बार 10%, 8%, 7%, 5%, 12%, 15% तक है सर। यानी कि आपने सोचा कि मैंने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, वर्चुअली आपकी गाड़ी में 9.5 या 9 लीटर पेट्रोल ही आ रहा है। तो अगर सपोज करो मेरे घर में आके कोई 10 लीटर पेट्रोल आके डब्बे में डाल के जाता है कैन के अंदर, तो मुझे तो वहां भी आधा लीटर पेट्रोल फालतू मिल सकता है सर। तो बात सिर्फ 50 पैसे की नहीं होगी, बात उस बेईमानी की भी है। और मेरी नजर में तो कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं होगा जहां पे शायद कैसे वो डालते हैं, कैसे रोक देते हैं और
नहीं समझ आता। मैं सबको एक झाड़ू से समेटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि पेट्रोल के जो पंप्स हैं, वहाँ पर वो शॉर्ट सप्लाई देना एक कॉमन बीमारी है। बिल्कुल। तो उस बीमारी से थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। मैं- हो सकता है 10 लीटर डलवाऊँ तो आधा लीटर फालतू मिल जाए और वहीं पे ₹50 मेरे रिकवर हो जाएँ। बिल्कुल, ये सब आपने जैसे कहा, हमारे यहाँ एक जो हमारे यहाँ सोसाइटी एक है, उसमें ये सब चीजें संभव है, होती है। आप तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कम ज्यादा डालें, मैं तो कहता हूँ कि एडल्ट्रेशन के भी कितने केस कभी ना कभी बाहर आते हैं कि पेट्रोल बिल्कुल, में आपने अपनी टैंक में कुछ और चीज डाल दी, तो अब आप कहाँ देखने वाले हैं? आपने यदि लीटर का लीटर मिला के हर चीज देख ली और एडल्ट्रेशन में कहीं आपको कहीं धोखाधड़ी हो गई, तो आप कहाँ कितनी चीजों को देख पाते? इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई जो कंपटीशन होता है उससे कस्टमर फिर अपने टोटल जो इंटरेस्ट को कौन ज्यादा से ज्यादा सर्व करता है उसके पास जाएगा, और वो कंपनी जो कि आपका सबसे बेस्ट इंटरेस्ट सर्व करती है वो आपके पास रहेगी। बाकी के जो चोरी चपाटी करके आपको कहीं 2 रुपए में, कहीं 5 रुपए में, 10 रुपए में नुकसान करते हैं, उनसे आप छुटकारा पा लेंगे। वो एक जरूर इसमें होगा। पर मैं कह रहा हूं ये सब जो है वो कहीं 3% के आसपास है यदि आप ऑफिशियल चीजें देखें तो। और आपने कहा कि वो चोरी चपाटी जो करके बाकी के 5-10% जो कर लेते हैं लोग, वो इससे थोड़ा सा एटलीस्ट कंट्रोल में आएंगे। बिकॉज यू विल नाउ हैव अ चॉइस कि भाई मैं यहाँ नहीं तो आपके पास चला जाऊंगा। आप बोलो कि और आपको थोड़े से नियम भी बदलने पड़ेंगे। अभी एक बार हमारे यहाँ मेरी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया रास्ते में, और मैं था एक्सप्रेस वे में। तो हमारा जो ड्राइवर है वो जाके कोशिश करी उसने कि बाहर से वो लूज पेट्रोल लाके कैन में डाल दे मेरे यहाँ। तो पेट्रोल पंप वाले ने कह दिया कि लूज पेट्रोल देना हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, वो क्राइम है। क्योंकि बोले पेट्रोल लोग बम के लिए इसके लिए वगैरह यूज करते हैं, तो मैं सिर्फ आपके डायरेक्ट गाड़ी में ही डाल सकता हूँ वरना नहीं डाल सकता। तो ये सब जो आपने कहा कि आपके घर पे डालने की जो व्यवस्था है, वो भी एक हम लोगों को कोई ना कोई तरीके से ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर अभी मैं इसको समझ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कंपटीशन बढ़ेगी, कस्टमर को एक एडवांटेज होगा, उनके साथ कोई ये जो भी बेईमानी होती होगी वो कम होगी। और ये एक जरूर हम लोगों को सोचने वाली बात है कि अगले टाइम पे हम लोग कहीं भी पेट्रोल डलवाए वो नहीं होगा। वी विल हैव अ चॉइस, वी वुड लुक एट द प्राइस एंड वी वुड सी कि भाई नहीं यहाँ नहीं डलवाना है, मैं आगे डलवाता हूँ। क्योंकि आपका 25-30 पैसा भी बचता है पर लीटर, तो कौन छोड़ेगा? वो भी तो आपको बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक ज़माने में हम और ज़ोमैटो और स्विगी पे भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज जिस ढंग से उन्होंने मार्केट कैप्चर किया है, तो क्या कहते हैं ना, ये दीज़ आर द मार्केट डिसरप्टर्स। बिल्कुल। ये शुरुआत में बड़े डिसेप्टिव लगते हैं, लेकिन इनका बड़ा दूरगामी असर होता है देखा जाए तो। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का रोजी-रोटी और हम लेंगे आपसे आज्ञा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा। हालाँकि उन्होंने हमने उनको बहुत तंग किया है। विदेश यात्रा से आते ही उनको सीधा फिर हमने क्या कहते हैं कि आमंत्रित कर लिया कि आप आइए रोज़ी-रोटी के लिए, तो थोड़ा-सा उनके आराम के अंदर विघ्न पड़ गया। उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेते हैं उनसे। बिल्कुल ही नहीं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और मैं हमेशा जितनी आपको कीननेस रहती है ये बात को और इंटरव्यू करने की, इतना ही मुझे भी इंटरेस्ट आता है। तो बिल्कुल ये तो नींद को छोड़ के भी ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एनविगरेटिंग है। तो थैंक यू सो मच एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू अगेन आवर रेगुलर सेशंस नाउ एवरी जी, मंडे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, हम लेंगे आपसे आज्ञा और नयन भाई से भी लेंगे आज्ञा और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के अंदर, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमें दीजिएगा आज्ञा। शुक्रिया आपका बहुत।